Hello students, good morning. How are you? Our topic is going on halogen derivatives. Halogen derivatives में जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में आपको हेलो एरिन्स चल रहा था भाई साहब, हेलो एरिन्स। इन हेलो एरिन्स टॉपिक we study here the preparation methods of haloarenes and its physical properties and also chemical properties. And today's the chemical properties of haloarenes. Next reaction is nucleophilic substitution reaction. In previous video you study about the chemical reactions of haloarenes like electrophilic reaction and reaction with metals. Different type of reactions here you study and different namely reactions are present here. आपने बहुत सारी नाम वाले रिएक्शंस पढ़े हैं और नाम वाले रिएक्शंस को हमको ठीक से ध्यान में रखना है। और अब हम हेलोएरिन्स या एराइल हैलाइड, हेलोएरिन्स बोलें या एराइल हैलाइड बोलें एक ही बात है। तो एराइल हैलाइड के लिए हम नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस पढ़ने जा रहे हैं, बिकॉज आई टेल यू दैट हेलोएरिन्स शो 4 टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एंड सेकंड रिएक्शन विद मेटल, एंड थर्ड रिडक्शन रिएक्शन, एंड फोर्थ एसएन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Then we study electrophilic and reaction with metal, and now we are going to start reduction reaction and SN reaction of aryl halide. तो एराइल हैलाइड के लिए या हेलोएरिन्स के लिए आप लोग यहाँ पर एसएन रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन एसएन रिएक्शन से पहले एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम यहाँ पर, जो हमारी थर्ड रिएक्शन थी। और वो हमारी थर्ड रिएक्शन कौन सी है? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन दो हो चुकी है ना आपकी, इलेक्ट्रोफिलिक हो चुकी है और रिएक्शन विद मेटल हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर रिडक्शन देख रहे हैं। तो देखो रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। ये हेलोएरिन्स की जो रिडक्शन रिएक्शन है वो किस प्रकार से होती है। अगर आप किसी भी हेलोएरिन को या एराइल हैलाइड को सोडियम एल्यूमिनियम एलॉय के साथ बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो, सोडियम एल्यूमिनियम एलॉय के साथ बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हो, तो क्लोरोबेंजीन जो होती है उसका रिडक्शन हो जाता है और क्लोरोबेंजीन रिड्यूस होकर बेंजीन प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, हम नोट करेंगे रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। क्लोरोबेंजीन अंडरगोज रिडक्शन विद क्लोरोबेंजीन अंडरगो रिडक्शन विद सोडियम एल्यूमिनियम, रिडक्शन विद सोडियम एल्यूमिनियम alloy in the presence of base, alloy in the presence of the base to benzene. to benzene। देखो ये जो होती है आपकी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में? सोडियम एल्यूमिनियम एलॉय की प्रेजेंस में और बेस की प्रेजेंस में। ठीक है ना। और किस में कन्वर्ट कर देना है आपको? बेंजीन में। किस में कन्वर्ट करना है हमको इसको? बेंजीन में। ठीक है ना। तो देखो क्लोरोबेंजीन लीजिए, ये क्लोरोबेंजीन
क्लोरोबेंजीन। अब इसका रिडक्शन कराना है आपको। प्रेजेंस किसकी लेनी है? सोडियम एल्यूमिनियम एलॉय ले लिया और इसमें बेस डालना है। और क्या डालना है आपको? बेस डालना है, ठीक है ना। अब बेस जब डालेंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन होकर ये क्या प्रोड्यूस करेगी आपको? बेंजीन। क्या प्रोड्यूस करनी है इसको? बेंजीन। प्लस क्या निकल जाएगा? HCl। अब देखो यहाँ पर मैं 2H लगाऊंगा क्योंकि एक हाइड्रोजन इस जगह पर कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ से डिस्प्लेस होगा तो, और एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ रिमूव हो जाएगा। तो ये इसकी हो जाती है रिडक्शन रिएक्शन। ये इसकी क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। किसकी? हेलो एरिन्स की या एराइल हैलाइड की। समझ आ रही है बात? हेलो एरिन्स कह सकते हो या एराइल हैलाइड कह सकते हो, बात एक ही है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन होगी। और इसके बाद इसकी जो फोर्थ रिएक्शन है वो क्या है? ये जो टॉपिक आपके पास डला हुआ है और फोर्थ रिएक्शन है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एराइल हैलाइड, ठीक है ना। चलो मैं इसको इरेज करके आपको ऊपर से इसका टॉपिक डालता हूं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एसएन रिएक्शन। किसके लिए? एराइल हैलाइड के लिए। अब देखो एराइल हैलाइड जो होते हैं वो एसएन रिएक्शन कम देते हैं, एसएन रिएक्शन कम देते हैं और इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो लेस होती है। किसके कंपैरिजन में? एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? एल्काइल हैलाइड। ये तो आपके पास एराइल हैलाइड हो गया और ये हो गया एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है किसके थ्रू? एसएन रिएक्शन के थ्रू, वो लेस होती है। किसके कंपैरिजन में? एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? इनकी जो रिएक्टिविटी है वो लेस क्यों हुई है? क्योंकि देखो आपको पता है कि एराइल जो हैलाइड होते हैं, ये एराइल हैलाइड हो गया और इस एराइल हैलाइड में यहाँ पर जो ये बॉन्ड बना है इसको आप क्या बोल रहे हो? CX बॉन्ड। CX बॉन्ड है ना ये जो CX बॉन्ड है, इस CX बॉन्ड के अंदर इस हैलोजन एटम के प्लस R इफेक्ट के कारण, हैलोजन एटम के प्लस R इफेक्ट के कारण ये जो CX बॉन्ड होता है इसमें क्या आ जाता है? पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। अब पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, इसकी रेजोनेंस होती है ना। रेजोनेंस मैंने क्लोरोबेंजीन की आपको बताई थी। इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो इस जगह पर आ जाता है, फिर ये मूव करता हुआ जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता ही है इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब प्लस R इफेक्ट के कारण जब इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये थोड़ा सा स्ट्रेंथ में ठीक ठाक हो जाता है, यानी कि ये बॉन्ड लेंथ इसकी कम हो जाती है, बॉन्ड लेंथ घट जाती है तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई तो ईजी वे में ये बॉन्ड ब्रेक तो होने वाला नहीं है, नहीं होने वाला है ना। अगर ईजी वे में ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होने वाला है तो ये एसएन रिएक्शन कैसे शो करेगा? नहीं शो कर सकता ना। अब अगर और यहाँ पर इसके अंदर ये बॉन्ड ईजी वे में ब्रेक हो जाता है, इसलिए ये एसएन रिएक्शन ईजी वे में शो करते हैं। तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी कि कम क्रियाशील होते हैं। किनके कंपैरिजन में? एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में जो एराइल हैलाइड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट या प्लस R इफेक्ट ऑफ क्लोरीन CX bond contain double bond, partially double bond character, so the bond length is decrease and bond strength is increase, then higher temperature to required break this bond. आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हायर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये कम देते हैं ये रिएक्शन, एसएन रिएक्शन को कैसे देंगे? कम देंगे। किसके कंपैरिजन में? एल्काइल हैलाइड के कंपैरिजन में। समझ में आ गई बात? लेकिन फिर भी अगर आप इनको हायर टेम्परेचर पर लेते हो, इनका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो, तो हायर टेम्परेचर पर ये एसएन रिएक्शन शो
करते हैं। अब ये बात आपकी समझ आ गई होगी कि ये इजी वे में ये रिएक्शन शो क्यों नहीं करते, इनकी रिएक्टिविटी लेस क्यों होती है, किसके कंपैरिजन में, एल्काइल हैलाइड कंपैरिजन में, क्योंकि इसके अंदर तो इस बॉन्ड CX जो बॉन्ड होता है उसके अंदर क्या करैक्टर आ जाता है, पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है, किसके कारण, हेलोजन एटम के +R इफेक्ट के कारण, ठीक है ना। तो अब हम इसकी रिएक्शन को यहाँ पर शो करते हैं, इसमें थोड़ा सा नोट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नोट करेंगे बेटा पहले, ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज ए पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर, ड्यू टू रेजोनेंस या +R इफेक्ट कुछ भी बोल सो, देयर इज ए पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर, देयर इज ए पार्शियली डबल बॉन्ड, देयर इज ए पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर इन CX बॉन्ड, इन CX बॉन्ड ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड के CX बॉन्ड के अंदर तो डबल बॉन्ड करैक्टर आता है, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज इज डिफिकल्ट, जिसके कारण क्या होगा, ये बहुत आसानी से नहीं टूटने वाला है। एज ए रिजल्ट द बॉन्ड क्लीवेज, द बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड का जो टूटना होता है, क्लीवेज इज डिफिकल्ट, इज डिफिकल्ट, बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा ना। सो एराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सो एराइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल लिख दिया ना, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। लेकिन कब हो सकती है, अगर इसका टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो, अगर आप इस कंपाउंड का टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो ये रिएक्शन हो भी सकती है। एट हाई टेम्परेचर दीज रिएक्शन अकर्स, एट हाई टेम्परेचर दीज रिएक्शन अकर्स, ठीक है ना। इजी वे में तो नहीं है, लेकिन टेम्परेचर को आप अगर बढ़ा देते हो तो ये हो सकती है, क्या हो सकती है, ये रिएक्शन हो सकती है। तो देखो एक बार इस रिएक्शन को आप किस तरह से हायर टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है, तो हम देखते हैं। अगर आप क्लोरोबेंजीन को, अगर हम क्लोरोबेंजीन को हायर टेम्परेचर पर लें और अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड के साथ इसको रिएक्ट कराएं और टेम्परेचर ले लें यहाँ पर 400 केल्विन, हायर टेम्परेचर हो गया। अब इस हायर टेम्परेचर पर अगर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएं, टेम्परेचर और इनकी 475 और प्रेशर भी कैसा होता है, हाई, तो ये जो क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन एनिलीन में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, एनिलीन में। एनिलीन में ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है हायर टेम्परेचर पर, समझ में आ रही है। और साथ में क्या निकल जाएगा, क्लोरीन निकलेगी, कॉपर क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, प्लस Cu2 Cl2 प्लस H2O, ठीक है ना। अब वहाँ पर 2 क्लोरीन है ना, इसलिए यहाँ पर 2 क्लोरीन के लिए 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी हम
2 लगा देते हैं। ओके, अब इसके बाद हायर टेम्परेचर की अगर रिएक्शन और आप देखना चाहें तो और भी रिएक्शन हो सकती हैं। ये जो क्लोरोबेंजीन है ये हायर टेम्परेचर पर बेस के साथ अगर रिएक्शन करे, क्लोरोबेंजीन हायर टेम्परेचर पर अगर बेस के साथ रिएक्शन करे तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। देखो, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, अगर हायर टेम्परेचर लें और हायर टेम्परेचर होता है 625 केल्विन टेम्परेचर और बेस की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराते हैं 625 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर कैसा रहता है, हाई प्रेशर। अगर इस प्रकार से आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हो तो ये फिनॉल, क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट्स इन फिनॉल, प्लस Cu2Cl2 क्या किस में कन्वर्ट हो गई है, फिनॉल में। ठीक है ना। अगर आप और अगर एक आध रिएक्शन देखना चाहते हैं, अगर क्लोरोबेंजीन को आप कॉपर साइनाइड के साथ हायर टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हो, कॉपर साइनाइड के साथ हायर टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हो, देखो एक रिएक्शन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप क्लोरोबेंजीन को हायर टेम्परेचर पर कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हो 475 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये साइनोबेंजीन फॉर्म करती है प्लस Cu2Cl2। ये रिएक्शन होती है हायर टेम्परेचर पर। देखो, एक रिएक्शन हायर टेम्परेचर की, दूसरी रिएक्शन हायर टेम्परेचर की, और ये तीसरी रिएक्शन हायर टेम्परेचर की। हायर टेम्परेचर पर एराइल हैलाइड, ये 3 रिएक्शन मैं आपको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ जो एसएन रिएक्शन शो करता है। हायर टेम्परेचर पर एराइल हैलाइड, ये 3 प्रकार के रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है जिनको यहाँ पर शो करता है। इन रिएक्शंस को आप ध्यान से चेक कर लो, और मैंने यहाँ पर रीजन भी नोट किया है कि ये एसएन रिएक्शन को क्यों शो करते हैं, और अगर टेम्परेचर को हाई कर देते हैं तो ये किस प्रकार से रिएक्शन को शो करते हैं, ये भी आपके सामने यहाँ पर मैंने नोट किया है। तो आप ध्यान से चेक करें इनको, और चेक करके गौर करें कि क्लोरोबेंजीन से एनिलीन हम कब प्राप्त कर सकते हैं। जब आप हायर टेम्परेचर पर अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड के साथ क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करोगे तो आपको एनिलीन ऑब्टेन होगी। और आपको फिनॉल कब हो सकती है, जब आप बेस की प्रेजेंस में हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर पर आप क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करोगे तो आपको यहाँ पर फिनॉल ऑब्टेन होने वाली है। ठीक उसी प्रकार से आपको वहाँ पर क्या ऑब्टेन होने वाला है, साइनोबेंजीन, वो भी किसकी प्रेजेंस में, कॉपर साइनाइड के साथ ट्रीट कर रहे हो किसको, क्लोरोबेंजीन को हायर टेम्परेचर पर। ठीक है ना। तो ये आप फटाफट से नोट कीजिए और चेक कीजिए। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है ना। ओके, नोट डाउन। अब देखो इसकी दूसरी परिस्थिति के बारे में हम बात करते हैं कि अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, आपके जो एराइल हैलाइड हैं उनके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस टाइम पर ये जो बेंजीन रिंग होती है ये एसएन रिएक्शन किस प्रकार से शो करती है। देखो, अगर आप एराइल हैलाइड लेते हो और उस एराइल हैलाइड के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हो, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आपने यहाँ पर जैसे ये वाला कंपाउंड ले लिया क्लोरोबेंजीन और इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया, ये तो आपको पता ही है क्लोरीन जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होगा।
तो ये अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ अटैच है तो ये क्या करेगा कि इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जब ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो बेंजीन रिंग जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, पार्शियली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और पार्शियली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जब हो जाता है तो ये न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। तो इस सिचुएशन में ये जो एराइल हैलाइड हैं ये इजी वे में एसन रिएक्शन शो करते हैं। अगर कंडीशन ये है, क्या कंडीशन है? अगर कंडीशन ये है कि आपको एराइल हैलाइड के साथ अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप SO3H ये भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, CN भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब के सब क्या हैं? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। और ये अगर आपके एराइल हैलाइड के साथ अटैच है तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिससे बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, पार्शियली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो एज आप इमेजिन करिए जैसे इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। एक इमेजिन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर से घटी, डिक्रीज हुई, तो इस बेंजीन रिंग के ऊपर हम मान लें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए तो न्यूक्लियोफाइल तो इजी वे में इसके ऊपर अटैक कर देगा और आसानी से एसन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर हो रहा है ना। तो अब हम अगर ऐसी परिस्थिति है तो इन परिस्थितियों में एसन रिएक्शन किस प्रकार से हो सकती है उस चीज को यहां पर देखते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मैं नोट कर रहा हूं, इफ एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स लाइक, कौन कौन से हो सकते हैं देखो, SO3H, NO2, SO3H, NO2, CN, COOH, CN, COOH एटसेट्रा। अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ अटैच है, आर प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होंगे ये, आपको पता ही है, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो होती है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है न्यूक्लियोफाइल के लिए। ऑर्थो पैरा पोजीशन इन हेलो बेंजीन, इन हेलो बेंजीन, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हेलो बेंजीन के अंदर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है तो क्या होगा, then these groups attracts electron density towards themselves, then these groups attracts electron density towards themselves, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले हैं, आकर्षित करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन को। तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, और जब बेंजीन से अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे तो क्या होगा, एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग and activates the बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग को क्या कर देंगे, ये एक्टिवेट कर देंगे। देन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन प्रोसीड।
तो उस समय क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन प्रोसीड, संपन्न हो जाएगी। समझ में आ रही है ना बात। न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कब संपन्न हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी आपकी हेलो बेंजीन के साथ अटैच है, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और अपनी ओर आकर्षित करने पर बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाएगी और एक्टिवेट होने के साथ साथ ये तुरंत ही क्या शो करने लग जाएगी, एसएन रिएक्शन या न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप रिएक्शन कराते हो क्लोरोबेंजीन को, अगर हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन को देखो, क्लोरोबेंजीन को आप अगर यहाँ पर सिंपली रिएक्शन कराते हैं, एक रिएक्शन देख रहे हैं, ये क्लोरोबेंजीन हो गई प्लस ये क्या हो गया आपके पास, न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये कहाँ से आया, बेस से, NaHCO3। ये जो बेस था, ये बेस हमने यूज किया और इससे ये क्या आया, OH नेगेटिव आया, एक्वस NaOH स्थिति, और हायर टेम्परेचर पर इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो एक्वस NaHCO3 और यहाँ पर डायरेक्ट आप क्लोरोबेंजीन के साथ न्यूक्लियोफाइल कराना चाहते हो, तो आप यह इस बात पर गौर कीजिए, क्लोरोबेंजीन के पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। अगर क्लोरोबेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा? कंडीशन पढ़ लो, नहीं हो सकता। तो नो रिएक्शन अकर्स, कोई अभिक्रिया इसके अंदर नहीं होगी। समझ में आ गई? क्योंकि क्लोरोबेंजीन एसएन रिएक्शन या न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन EGBA में प्रोसीड नहीं करता है। अब अगर इसी जगह पर मैं इसी क्लोरोबेंजीन को लूं और इस क्लोरोबेंजीन के साथ एक यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें, ठीक है, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया। कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर है ये? ऑर्थो पोजीशन पर। तो इसको क्या बोलोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो। ऑर्थो तो नाइट्रो हो गया, और है क्या ये? क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब आप इसको रिएक्ट कराइए इस कंडीशन में, इसी कंडीशन में रिएक्ट कराएंगे, प्लस बेस डाल देते हैं, और बेस डाल देते हैं तो उस बेस से ये आपको न्यूक्लियोफाइल निकल जाता है। एक्वस NaHCO3 लिया, सेम परिस्थिति ले लेते हैं, एक्वस है ये, और वही हायर टेम्परेचर। अब देखते हैं ये रिएक्शन प्रोसीड होती है कि नहीं होती है। अब इस कंडीशन में रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। अब बताओ इस रिएक्शन में रिएक्शन प्रोसीड क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया। ये इस पूरी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होकर एक्टिवेट हो जाएगी, और ये तुरंत प्रभाव से किसको अटैच कर लेगी? OH को। तो यहाँ पर आपको क्या ऑब्टेन हो जाना है? क्लोरीन को रिमूव कर दो। क्लोरीन को रिमूव कर देगा कौन? इलेक्ट्रोफाइल, वो सॉरी न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो गया? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्या ऑब्टेन हो गया? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो गया, ठीक है ना।
तो समझ में आ रही है, जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं कर रहे हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, और अगर आपने इसी के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर दिया तो ये रिएक्शन आसानी से कंप्लीट हो रही है। समझ में आ रही है ना बात। ये दोनों रिएक्शन आपको सिर्फ यहाँ पर ये दिखाने के लिए लिखी गई हैं कि किस परिस्थिति में तो रिएक्शन बेंजीन रिंग रिएक्शन करती है और कौन सी परिस्थिति में बेंजीन रिंग रिएक्शन नहीं करती है। दोनों चीज़ों को आप यहाँ से आराम से समझ सकते हो। गौर कीजिए, कब बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो रही है, कब बेंजीन रिंग एक्टिवेट नहीं होती है। ओके, और कुछ रिएक्शंस हैं और मैं नोट करता हूँ, आप इनको नोट करिए। हाँ, अब देखें, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया था ना, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और लगा के देखते हैं और बनाते हैं हम। देखो, क्लोरोबेंजीन लीजिए पहले, और क्लोरोबेंजीन के साथ ये आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया ऑर्थो पोजीशन पर, और एक और लगा देते हैं पैरा पोजीशन पर। तो क्या बन गया ये ऑर्थो पैरा नाइट्रो, ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पे ना, नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। इसके साथ वही रिएक्शन कराओ, एक्वस NaHCO3 और हाई टेम्परेचर यानी कि 475 केल्विन टेम्परेचर पर। और इस रिएक्शन को जब हम कराते हैं, इस रिएक्शन को यानी कि थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है यहाँ पर, जैसे 375 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं, टेम्परेचर घटाते ला रहे हैं और अब हम ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे तो आप टेम्परेचर को कम करते हो तो ये ज़्यादा एक्टिवेट होती चली जाती है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन बढ़ता चला जाता है। और यहाँ पर आपको क्या ऑब्टेन होने वाला है, देखो वही फिनॉल, लेकिन फिनॉल कैसी होगी, फिनॉल ऑब्टेन होनी है आपको ऑर्थो पैरा, तो इसको क्या बोलेंगे ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है ना। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को और बढ़ा देते हो, जैसे मैं और बढ़ा दूं, ये क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया और यहाँ पर भी मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया और एक यहाँ पर और लगा देता हूँ मैं NO2, ठीक है ना। बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ है इसलिए O2N लिख रहा हूँ मैं उल्टा करके इसको, और इसकी आप रिएक्शन करा दो इसी कंडीशन में। इसकी रिएक्शन जब इसी कंडीशन में रिएक्शन करा देंगे तो कंडीशन क्या है, एक्वस NaOH, और अब टेम्परेचर और कम कर सकते हो आप, टेम्परेचर और भी कम कर सकते हैं हम, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में आप लोग इसकी रिएक्शन कराते हो तो देखो ये वाला जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इस कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम पिक्रिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, पिक्रिल क्लोराइड बोल सकते हैं इसको, पिक्रिल क्लोराइड। और अगर इसका आयुपेक नाम देखें तो अगर मैं इसको एक कार्बन एटम मानूं इस वाले को, तो यहाँ से 1 1 2 3 4 5 6, तो देखो 2 4 6 2 4 6 कार्बन एटम पर कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। कौन से, नाइट्रो ग्रुप। तो क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं इसको, इसका आयुपेक नाम लिखना चाहूँ तो मैं इसी का आयुपेक नाम लिख रहे हैं हम 2 4
6 कितने नाइट्रो हैं? ट्राई नाइट्रो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो और है क्या ये? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये इसका आईयूपैक नेम हो गया। समझ में आ रही है बात? कैसे आईयूपैक नेम निकाले हमने? ये नंबर 1 कार्बन 2 3 4 5 6 तो 2 4 6 3 है इसलिए ट्राई लिख दिया। नाइट्रो ग्रुप है और आपका मेन कंपाउंड क्या है? क्लोरोबेंजीन। अब इसको आप रिएक्शन करा रहे हो एक्वस NaOH की उपस्थिति में, तो इस क्लोरीन को किस में कन्वर्ट करना है आपको? फिनॉल में। किस में कन्वर्ट करना है आपको? फिनॉल में। ठीक है ना? तो अब आप यहाँ पर क्या ऑब्टेन करने वाले हो? तो देखो यहाँ पर क्या ऑब्टेन होता है आपको? बेंजीन रिंग, क्लोरीन को रिप्लेस कर दो किससे? OH ग्रुप से। यहाँ पर क्या लगेगा? NO2। यहाँ पर क्या लगेगा? NO2 और यहाँ पर भी क्या लगेगा? NO2। ये कंपाउंड फॉर्म होगा कि नहीं होगा? अब ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलते हैं बेटा हम पिक्रिक एसिड। आप पहले भी बना चुके हो पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको हम? पिक्रिक एसिड। और अगर इसका आईयूपैक नेम निकालें तो देखो 1 2 3 4 5 6 तो क्या निकलेगा? 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। फिनॉल है ना? अब क्लोरोबेंजीन थोड़ी है, तो ये कंपाउंड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया है? हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से अटैच करते जाते हैं अधिक मात्रा में, तो आप टेम्परेचर को कम करते जाते हो। क्यों? कि बेंजीन रिंग से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हैं वो उनकी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की नंबर इंक्रीज होती है तो रिंग का एक्टिवेशन अधिक हो जाता है। जैसे जितने ये ग्रुप इसके साथ जुड़ते जाएंगे उतनी ही ये बेंजीन रिंग एक्टिवेट होती चली जाएगी और कम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन अकर्स होंगी। ओके, तो ये इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। किसके लिए? बेंजीन रिंग के लिए। किसके लिए भाई साहब? ये बेंजीन रिंग के लिए। ठीक है ना? तो इनको आप दोनों को नोट कीजिए फटाफट से। अब देखो, अब हम बात करते हैं बेंजाइल हैलाइड की। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जो बेंजाइल हैलाइड होता है, बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड जो होता है वो क्या देता है? SN1 टाइप रिएक्शन देता है। ठीक है ना? क्यों देता है? क्योंकि इसमें जो बेंजीन है वो बेंजीन कार्बोनियम आयन में कंप्लीट हो जाती है और उसका स्टेबलाइजेशन हो जाता है रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है ना? और ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? अधिक क्रियाशील हो जाती है। तो लिखेंगे बेंजाइल हैलाइड गिव SN1 टाइप रिएक्शन गिव्स SN1 टाइप न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन because in this reaction, because in this reaction, क्योंकि इस रिएक्शन में द बेंजीन कार्बोनियम आयन फॉर्म्ड, द बेंजीन कार्बोनियम आयन इज फॉर्म्ड आयन फॉर्म, इज नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, डायरेक्ट लिखो फॉर्म्ड। जो ये बेंजीन कार्बोनियम आयन बना है ये इज
स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड किसके द्वारा स्टेबलाइज्ड हो जाता है? स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। बेंजाइल हैलाइड SN1 टाइप की न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि इसके अंदर बेंजीन कार्बोनियम आयन बनता है और ये जो बेंजीन कार्बोनियम आयन होता है ये रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो जाता है और रेजोनेंस के द्वारा स्थायी होने पर इसकी जो सक्रियता है, इसकी जो क्रियाशीलता है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। दैट इज़ वाई ओनली दे आर मोस्ट रिएक्टिव, दैट इज वाई they are most reactive। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? बेंजाइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब हम यहाँ पर? बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड क्या होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं बेंजाइल हैलाइड में कार्बोनियम आयन किस तरह से फॉर्म होता है। तो देखो बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग के साथ आप जोड़ेंगे CH2Cl और इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल क्लोराइड। अब ये क्या बनाता है? बेंजीन कार्बोनियम आयन बना लेता है। बेंजीन कार्बोनियम आयन कैसे बना लेता है कि ये जो हैलोजन एटम इसके साथ अटैच होता है, ये हैलोजन एटम इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन एटम से अधिक होती है, इसलिए ये इन इलेक्ट्रॉन स्पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करने के बाद ये यहाँ से रिलीज होता है और रिलीज होकर जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्या होता है? CH2। यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर ये क्लोरीन डिस्प्लेस हो गया और ये क्या बन गया? बेंजाइल कार्बोनियम आयन, ठीक है ना। अब ये जो बेंजाइल कार्बोनियम आयन यहाँ पर फॉर्म हुआ है इसका स्टेबलाइजेशन होता है और ये स्टेबलाइजेशन इसका किसके थ्रू होता है? रेजोनेंस के थ्रू। अब देखो बेंजाइल क्लोराइड की आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो बेंजाइल कार्बोनियम आयन में हम यहाँ पर इसकी ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो देखो मैं बना रहा हूँ बेटा बेंजाइल कार्बोनियम आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये वाली कंडीशन है, ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन फॉर्म हो गया। अब ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन जो होता है इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये तो कहाँ पर जाएगा? इस जगह पर जाएगा। ये वाला बॉन्ड तो कहाँ पर जाएगा? इस जगह पर जाएगा। इस जगह पर जब ये बॉन्ड चला जाएगा तो क्या पोजीशन अकर्स होगी? देखो ये वाला बॉन्ड तो आपने भेज दिया तो ये तो कैसा हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ये जब डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाएगी, इसका डेफिशिएंस मिट जाएगा। अब आपके पास एक बॉन्ड तो यहाँ पर है और एक बॉन्ड यहाँ पर है। इस वाले कार्बन एटम से ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ रिमूव डिस्प्लेस हो गया, तो ये वाला जो कार्बन एटम है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना। अब ये कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो अब ये अगले वाले कार्बन एटम से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो नेक्स्ट पोजीशन क्या फॉर्म होने वाली है? देखो बेंजीन रिंग ये वाला बॉन्ड इस जगह पे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा? इस जगह पर आ जाएगा ना। और इस जगह पर बॉन्ड है ही, ये डबल बॉन्ड है ही CH2। और ये वाला बॉन्ड जब इस जगह पर आ गया
तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब ये पॉजिटिव साइन इस जगह पर आ जाता है, ठीक है ना। अब ये जब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पर पहुँचेगा, इस जगह पर पहुँचेगा। और जब ये इस जगह पर पहुँचेगा तो आपकी क्या कंडीशन होगी, देखो ये वाला बॉन्ड इस जगह पर है ही, ठीक है ना, और ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, और ये वाला बॉन्ड कहाँ गया, इस जगह पर आ गया। ये वाला बॉन्ड कहाँ पर आ गया, इस जगह पर आ गया। अब कौन सा वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। दिख रही है ना आपको। तो ये अगली पोजीशन में क्या होगा, अगली पोजीशन में क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, और ये पॉजिटिव साइन फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, इस वाले कार्बन पर। समझ में आ रही है ना बात। यहाँ तक इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, लेकिन अगली कंडीशन क्या बनेगी, अगली कंडीशन के अंतर्गत क्या होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला बॉन्ड पे ऑलरेडी है, ये वाला बॉन्ड ऑलरेडी है। अब यहाँ पर जो आपका ये डबल बॉन्ड है, ये वाला जो कार्बन एटम है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अटैक करेगा इस जगह पर, और ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और इस कार्बन एटम के पास ये वाला पॉजिटिव साइन पहुंच जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। तो इसको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सबमिट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या बन गई बेटा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन। क्या बन गई ये, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण ही ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन का स्टेबलाइजेशन होता है। तो मैं नीचे इसको नोट कर रहा हूँ, स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन, स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन, ठीक है ना। बेंजाइल कार्बोनियम आयन का ये क्या हो गया, स्टेबलाइजेशन हो गया, किसके थ्रू, बाय रेजोनेंस। किसके थ्रू हो गया, बाय रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है ना। रेजोनेंस के द्वारा बेंजाइल कार्बोनियम आयन का स्टेबलाइजेशन हो जाता है। इसलिए बेंजाइल कार्बोनियम आयन SN1 रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, और ये इजी वे में न्यूक्लियोफाइल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जहाँ भी ये भी देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जहाँ भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जहाँ भी ये पॉजिटिव साइन होगा, ठीक उसी जगह पर कौन जाके अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेंजाइल कार्बोनियम आयन का स्टेबलाइजेशन आपने देखा है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट कीजिए और ठीक से इसको ध्यान में रखिए, ठीक है ना। नोट करो भाई साहब। और आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन ओके।